बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एपिस्टैक्सिस से। तो जो एपिस्टैक्सिस है, आपको पता है कि इसको नेज़ल ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो एपिस्टैक्सिस में से सवाल ये आता है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो इसके कॉजेज़ को आपने कितने में डिवाइड करना है? 3 में डिवाइड करना है, लोकल, जनरल और इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का तो आपको कॉज नहीं मिलेगा। लोकल के अंदर आपने मज़ीद 2 में डिवाइड करना है, नोज़ और नेज़ोफैरिंक्स। नेज़ोफैरिंक्स के में क्या हो सकता है? नेज़ोफैरिंक्स के अंदर एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जुवेनाइल नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और मलिग्नेंसी हो सकती है। ओके, तो ये तो हो जाएगा। बाकी जो नोज़ है, नोज़ के अंदर ट्रॉमा हो सकता है, लाइक फिंगर नेल ट्रॉमा, इंजरी है या फ्रैक्चर हो गया मिडल 1/3 का। इन्फेक्शन के अंदर रिनाइटस, डिप्थीरिया, एट्रोफिक रिनाइटस, सिका, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलस, लेप्रोसी। फॉरेन बॉडी में लिविंग और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल आती है? या कोई निगलेक्टेड फॉरेन बॉडी राइनोलिथ है, और लिविंग के अंदर मैगेट्स, लीचेस आ जाती है। न्यू प्लाज्म हो सकता है, लाइक बिनाइन मैलिग्रेंट है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, फॉर एग्जांपल केसन डिजीज़ है। ओके, जबकि जनरल के अंदर आपने सीवीएस के कॉजेज़ को ढूंढना है, जिसके अंदर आपको हाइपरटेंशन, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ब्लड के अंदर जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया है। लीवर के अंदर हेपेटिक सिरोसिस है। किडनी के अंदर क्रॉनिक नेफ्राइटिस है। ड्रग्स के अंदर सैलिसाइलेट है। मीडियस्टिनल कॉम्प्रेशन है। एक्यूट जनरल इन्फेक्शन है, या विकेरियस मेंस्ट्रुएशन होती है। ओके, अब आपने ये रट्टा मारना है कि यहाँ पे जो प्लेक्सिस है, जो किसल बैक प्लेक्सिस है, ये लिटल एरिया में होता है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरीज होती है? 4 आर्टरी होती है। एंटीरियर थमाइडल आर्टरी होती है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी होती है, इसके अलावा सफिनो पैलेटिन आर्टरी होती है, और लास्ट में आपकी ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी होती है। इस वैस्कुलर प्लेक्सिस को किसल बैक प्लेक्सिस कहते हैं। ओके, अब ये जो प्लेक्सिस होता है, ये ड्राइंग इफेक्ट को और फिंगर नेल ट्रोमा दोनों से एक्सपोजर रखता होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट। ओके, जबकि बूढ़े लोगों में जो होता है वो वुडरफ प्लेक्सिस की वजह से पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होती है। ये इन्फीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्मिनेट होता है। तो या तो आपने नोट कर लिया है। ओके, और एपिस्टैक्सिस को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है? पहले फर्स्ट एड देनी है, लाइक नोज को पिंच करना विद द थंब और इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट। ट्रोटर मेथड में क्या होता है? ट्रोटर मेथड के अंदर ये होता है कि आपने क्या करना है, पेशेंट ने बैठना है, सिट, लीन फॉरवर्ड, और आपने क्या करना है, और ब्रेथ क्विकली थ्रू द माउथ। तो पहला मेथड क्या होगा? पिंचिंग द नोज, नोज को पिंच करना है विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर 5 मिनट है। दूसरा ट्रोटर मेथड है, बैठना है, लीन फॉरवर्ड होना है। ओके, और मुंह से सांस लेनी है। उसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन है, ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए। दूसरा वेज कॉन्ट्राइजेशन होती है, जो कि एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में करते हैं। ओके, तो पहले तो आपने ये चीज़ें करनी है। ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो आपने क्या करना है? ओके, अगर माइल्ड ब्लीडिंग है, एक्सेसिबल साइट के ऊपर है, तो आपने कॉन्ट्राइजेशन करनी है। ओके, अगर सीवियर ब्लीडिंग है, एग्जैक्ट साइट नहीं पता, तो आपने पैकिंग करनी है। एंटीरियर नेजल पैकिंग और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग होती है। ओके, इसके अलावा एंडोस्कोपिक कॉन्ट्राइजेशन है। और फाइनली एसएमआर से आप म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल, म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप को रेज कर सकते हैं। फाइनली आप लाइगेशन भी कर सकते हैं, एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। लाइगेशन के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, और ये लाइगेशन करते हैं अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। जबकि मैक्सिलरी आर्टरी की लाइगेशन आप अनकंट्रोलेबल पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में करते हैं। ओके, जबकि एथमोइडल आर्टरी की एंटीरो सुपीरियर ब्लीडिंग अबव द मिडल टर्मिनेट ये करते हैं। और इसकी जो रीसेंट टेक्निक है वो ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक सफिनोपैलेटन आर्टरी लाइगेशन है, और लास्ट में इम्बोलाइजेशन है। और इम्बोलाइजेशन कभी भी एथमोइडल आर्टरी की नहीं करते। एपिस्टैक्सिस 2 टाइप की होती है हमारी, एक तो होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, जो एंटीरियर होती है लिटल एरिया से निकलती है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट से निकलती है, पोस्टीरियर पोस्टीरियो सुपीरियर पार्ट से निकलती है। जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस है बच्चों के अंदर, यंग एडल्ट के अंदर होती है। पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस 40 ईयर से ज़्यादा में देखने को मिलती है। एंटीरियर का कास्ट ट्रोमेटिक होता है, जबकि उसका कास्ट स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस के अंदर ब्लीडिंग माइल्ड होती है, जिसको प्रेशर से एंटीरियर पैक लगाने से कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ब्लीडिंग सीवियर होती है, इसमें आपने हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग इस्तेमाल करनी है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लीडिंग नोज यहाँ पे पिंच कर रहा है नोज को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइनोसाइटस।
तो जो साइनोसाइटिस होता है सबसे मोस्ट कॉमन है राइनो वायरस का, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है और फिर फ्यूमिगेटस है, यानी वायरल रिनाइटिस कॉमन है एज कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोकोकस, एज कम्पेयर टू फंगस वाला। अडल्ट के अंदर मैक्सिमम जो होती है वो अडल्ट के अंदर मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन होता है और बच्चों में एथमोइडल साइनोसाइटिस का होता है। और इन सब के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस क्या होगी, हमारी एंडोस्कोपी होगी। और जो आपने रेडियोग्राफी करनी है वो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन वाला करना है। ओके, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं साइनोसाइटिस की तरफ। अब साइनोसाइटिस में अगर फीवर है, ओके, अगर फ्रंटल वाला है, अगर ऑफिस हेडेक है, ओके, तो वो फ्रंटल होगा। ओके, अगर चीक डेंटल स्वेलिंग है, लोअर आईलिड को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो मैक्सिलरी का है। ओके, और अगर वो दोनों आईलिड को इन्वॉल्व करता है तो ये क्या होगा, दोनों आईलिड को इन्वॉल्व करता है तो ये एथमॉइड का होगा। ओके, ठीक हो गया। और फ्रंटल की जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन को निमोनिक होता है, वैसे सोफा से रट्टा मारना है, लाइक साइनोसाइटिस क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा फ्रंटल साइनोसाइटिस हो सकता है मैक्सिलरी की वजह से, और इसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एब्सेस हो सकती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। फ्रंटल की वजह से क्या क्या हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है जो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिस्टुला फॉर्मेशन है, मेनिंजाइटिस, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, फ्रंटल लोब एब्सेस है। ओके, और क्रॉनिक फंगल साइनोसाइटिस है। जबकि एथमॉइड के अंदर आपको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, एब्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है। आपको पता है कि जो क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है फंजाई की वजह से होता है, तो उसकी मजीद 4 वैरायटीज़ होती है, फंगस बाल एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, क्रॉनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस और फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। जो फंगल बाल होती है वो इम्प्लांटेशन ऑफ फंगस की वजह से होती है इनटू द हेल्दी साइनस, और इसमें आपको हाइपर डेंसिटी या डबल डेंसिटी साइन देखने को मिलता है, बोन की इरोजन इसमें नहीं होती। ओके, और इसके अंदर एक्सपांशन भी नहीं होती। मैक्सिलरी साइनस में मोस्ट कॉमनली ये होता है। ओके, इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल आपने करनी है फंगस बाल की। एलर्जिक में क्या होता है, फंगस की वजह से एलर्जी हो जाती है, पॉलिप बनना शुरू हो जाती है। ओके, और म्यूसिन है, म्यूसिन में ईओसिनोफिल, चारकोल, लीडन क्रिस्टल और फंगस हाइफी होती है। इसमें इन्वेरिया नहीं होती, एक से ज़्यादा साइनस इन्वॉल्व होती है, हाइपर डेंसिटी होती है। ओके, इसके अलावा आपको बोन इरोजन भी देखने को मिल सकती है ड्यू टू प्रेशर। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर एंडोस्कोपिक क्लियरेंस ऑफ साइनस है, यानी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। ओके, और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव स्टीरॉइड है। क्रॉनिक इन्वेसिव के अंदर फंगस इन्वेट करती है, बोन की इरोजन फंगस की वजह से होती है। ओके, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के साथ पेश आता है पेशेंट, थिक एंड म्यूकोजा होता है, साइनस की ओपेसिफिकेशन और बोन की इरोजन होती है, इंट्राक्रेनियल और इंट्राऑर्बिटल इन्वेजन होती है। ओके, फुलमिनेंट के अंदर क्या होता है, म्यूकोरमाइकोसिस होता है, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, ब्लैक शार्ट टर्बिनेट के ऊपर, पैलेट के ऊपर, साइनस के ऊपर चढ़ी हुई होती है। ओके, अब एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, अब इसके लिए मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया है। ओके, तो 2 मेजर और 1 माइनर वाला आपने रट्टा मार लेना है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे सेल्स बता रहे हैं। अच्छा, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट के अंदर हैलर सेल होती है, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है, बायलैटरल उनोडी सेल, पोस्टीरियर एथमॉइड सेल्स होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं राइनोसेक्लोरोमा की तरफ चलते हैं। ओके, तो राइनोसेक्लोरोमा में क्या होता है, ट्रॉफिक रिनाइटिस होता है, वुडी नोज होती है, और ये ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है। किसकी वजह से होता है, फिश बैसिलस की वजह से होता है। ओके, तो ये फिश बैसिलस या क्लैप्सिला राइनोसेक्लोरोमेटस की वजह से होता है। नार्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है। इसके 3 स्टेजेस होती है, एट्रॉफिक, ग्रैनुलोमेटस और इसके अलावा सिकाट्रिशियल है, सब ग्लॉटिक रीजन को इन्वॉल्व करता है। ओके, लैरिंग्स के एट्रॉफिक में एट्रॉफिक रिनाइटिस होता है, फुल स्मेलिंग प्रूलेंट डिस्चार्ज होती है। ग्रैनुलोमेटस में ग्रैनुलोमेटस नोड्यूल बनते हैं। ओके, सबडर्मल इन्फिल्ट्रेशन होती है, किसकी, एक्सटर्नल नोज और अपर लिप की, जिसकी वजह से वुडी हार्ड फील होती है। नोड्यूल्स पेनलेस और नॉन अल्सरेटिव होती है। सिकाट्रिशियल में स्टीनोसिस होती है, नेरीज की, अपर लिप की डिस्टॉर्शन होती है, सब ग्लॉटिक स्टीनोसिस भी हो जाती है। डायग्नोसिस में आपने म्यूकोलिक सेल और रसल बॉडी प्लाज्मा सेल यूजिनोफिल देखनी होती है। म्यूकोलिक सेल फॉर्म सेल्स होते हैं विद सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बैसिलस भरे हुए होते हैं। रसल बॉडी क्या होती है, होमोजीनस यूजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज होती है प्लाज्मा सेल के अंदर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ट्रीटमेंट के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया।
2 ग्राम पर डे आपने देनी है, 4 to 6 वीक है। इसके अलावा आप स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। सर्जरी आपने करनी है टू स्टैब्लिश द एयरवे एंड टू करेक्ट द नेजल डिफॉर्मिटी। इसके बाद एट्रोफिक रिनाइटस है। ओके, एट्रोफिक रिनाइटस ये आपने क्रॉनिक रिनाइटस वाली कैटेगरी के अंदर पढ़ना है। क्रॉनिक रिनाइटस 5 टाइप का होता है। क्रॉनिक सिंपल रिनाइटस, हाइपरट्रॉफिक रिनाइटस, एट्रोफिक रिनाइटस, रिनाइटस सीका, रिनाइटस कैजियोजा। ओके, तो जो हमारा एट्रोफिक रिनाइटस है, ओके, बायलैटरल होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज होती है। एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोजा होता है। टर्मिनेट बोन का होता है। जो नेजल कैविटी होती है रूमी होती है और ये फूल स्मेलिंग क्रस्ट से भरी हुई होती है। इसकी टियोलॉजी के अंदर हेरिडेटरी फैक्टर, एंडोक्राइन फैक्टर, रेशियल फैक्टर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन्फेक्टिव और आउटो इम्यून प्रोसेस आ जाते हैं। ओके, क्लियर। और इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेजल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट है। इसमें आप क्या करते हैं, आपने अल्कलाइन सोल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, बीबीसी, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइबोरेट और सोडियम क्लोराइड, ये आपने देना है 1:1:2 की रेशियो के अंदर। ठीक हो गया, 280 ml ऑफ वाटर। इससे आपने क्रस्ट को रिमूव कर लेना है। ओके, फिर आपने 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन देना है। इससे क्या होती है, प्रोटीलिटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। फिर आपने लोकल एंटीबायोटिक देनी है जिसमें केमेसिटीन है। केमेसिटीन क्या होती है, एंटी ओजाइना होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मजीद 3 चीज़ें होती है, मिमोनिक एसिड, COD, क्लोरोमाइसिटीन, एस्ट्राडायोल और विटामिन D2। एस्ट्राडायोल का सप्लाई देना है ताकि वेस्कुलरिटी बढ़ जाए। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट देना है ताकि रिलीफ मिल जाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन देना है टू रिड्यूस क्रस्टिंग और ऑर्डर। पोटेशियम आयोडाइड देना है ताकि लिक्विफाई करे नेजल सिक्रेशन को। और इसका जो सर्जरी है, सर्जरी में यंग्स ऑपरेशन, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन और नैरोइंग द नेजल कैविटी है। ओके, नैरोइंग द नेजल कैविटी में सब म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन प्लेट आ जाएगा। ओके, सब म्यूकोजल देनी है। इंसर्शन ऑफ फैट, कार्टिलेज और स्ट्रिप्स, ये आपने म्यूकोपेरिक ओस्टियम और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम में देनी होती है। फैट, कार्टिलेज, बोन, टेफ्लॉन वाला। ओके, FCB से रट्टा मार सकते हो। और लास्ट में सेक्शन और मीडियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाइपरट्रॉफिक रिनाइटस होता है। हाइपरट्रॉफिक में मलबरी अपेयरेंस होती है। क्यों होती है, क्योंकि थिकनिंग ऑफ म्यूकोजा होता है। और ये जो कंपनसेटरी होता है ये मार्क डेविएशन की वजह से होता है, जबकि यूनिलैटरल होता है ये एक्सट्रीम डेविएशन की वजह से देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। जो ड्रग इंड्यूस होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव की वजह से होता है। अच्छा, सिफिलिस के अंदर स्नफल्स होते हैं कॉन्जेनिटल फॉर्म के अंदर, अर्ली फॉर्म के अंदर। ठीक है, ओके। बाकी रिनाइटस मेडिकामेंटोजा है, ये होता है डिकंजेस्टेंट देने की वजह से होता है। टॉपिकल डिकंजेस्टेंट ज़्यादा दे दो तो उसकी वजह से होता है। तो उसको ठीक कैसे करना होता है, आपने क्या करना है, इसको कम करना है नेजल ड्रॉप को। सिस्टमिक स्टीरॉइड आपने देने का और सर्जिकल रिडक्शन ऑफ टर्बिनेट करने हैं। ओके, अगर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी हो गई है। जबकि ड्रग इंड्यूस हाइपरटेंसिव एंटीकोलिनेस्ट्रेस और वेजो उसकी वजह से होता है, OCP की वजह से। जबकि वेजोमोटर रिनाइटस ये इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है। इसमें सिम्पटम क्या होती है, प्रॉक्सिमल स्नीजिंग होती है इन द मॉर्निंग, एक्सेसिव राइनोरिया होता है कि नोज ड्रिप करना शुरू कर देती है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ओके, ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन के अंदर PRS, पारस से रट्टा मारना है। पॉलिप है, रिनाइटस और साइनसाइटिस है। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल और सर्जिकल है। मेडिकल के अंदर रट्टा मारना है पास, P फॉर फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, A फॉर एंटीस्टामिन और ओरल नेजल डिकंजेस्टेंट आ जाती है। ओके, S फॉर सिस्टमिक स्टीरॉइड और टॉपिकल स्टीरॉइड आ जाती है। और सर्जरी के अंदर वीडियो न्यूरेक्टमी आ जाएगी। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा। इसके बाद एट्रोफिक स्टेज में कारपेंटर ग्लू है, ग्रेनुलोमेटस में हैब्रा है। अच्छा, ये इसके 3 स्टेजेस दी हुई हैं यहाँ पर एट्रोफिक रिनाइटस की, राइनोसेक्लोरोमा में। इसके बाद पोलिप है। पोलिप क्या होती है, नॉन न्यूप्लास्टिक मासिस ऑफ एडिमेटस म्यूकोजा होते हैं। इसके 2 टाइप के होते हैं, क्लियन और एंट्रोकॉनल और बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप है। जो क्लियन पॉलिप होता है ये म्यूकोजा ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम से निकलता है, खासतौर पर नियरेट्स एसेसरी ऑस्टियम। इसके 3 पार्ट होते हैं, एंट्रल, क्वानल, नेजल। एंट्रल वाला थिन स्टाक होता है, क्वानल वाला राउंड ग्लोबुलर होता है और नेजल वाला साइडों से फ्लैट होता है। ओके, ठीक है। अब इसके हम चले जाते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। एंट्रोकॉनल वाला एडोलेसेंट्स में, चिल्ड्रन में होता है। एथमॉइडल वाला एडल्ट में होता है। एंट्रोकॉनल इन्फेक्शन की वजह से होता है, एथमॉइडल एलर्जी की वजह से होता है। एंट्रोकॉनल सिंगल होते हैं और मल्टीपल होते हैं। एंट्रोकॉनल यूनिलैटरल है, वो बायलैटरल है। इसकी शेप ट्राइलोबुलर होती है, डम्बल, जबकि वो ग्रेप लाइक होती है। ये पीछे की तरफ ग्रो करता है, वो आगे की तरफ ग्रो करता है। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल है, उसका ट्रीटमेंट मेडिकल और सर्जिकल दोनों आ जाती है। रिकरेंस उसमें ज़्यादा होती है। ओके, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। ओके, इसके अलावा हम आगे चलते हैं CSF राइनोरिया की तरफ। CSF राइनोरिया क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के फ्रैक्चर होने की वजह से होता है। ओके, ठीक है। और आपने ये रट्टा मारना है कि CSF के सिक्रेशन और नेजल सिक्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, CSF राइनोरिया के अंदर 3 साइन आते हैं। नंबर 1 रिजर्वायर साइन और रिजर्वायर साइन और टी पॉट साइन। इसमें यह होता है कि जैसे आप हेड को बेंड करते हैं, द बेंडिंग हेड फॉरवर्ड प्रोड्यूस वाटरी नेजल डिस्चार्ज। ओके, ठीक हो गया। जो वाटरी नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है
coming from the nose. Okay, this is due to the collection in the sphenoid sinus, जो कि नोज में एम्प्टाई हो जाती है. ओके, ठीक हो गया. इसके बाद हम देख लेते हैं अच्छा, ओके. हैंड कर्चीफ साइन होता है कि जो नेजल डिस्चार्ज होती है उसमें म्यूकस होता है, हैंड कर्चीफ को स्टिफन कर देती है. और हेलो साइन या टार का डबल साइन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि आपको सेंटर में रेड स्पॉट और पेरिफेरल लाइटर हेलो CSF का देखने को मिलता होता है. बीटा टू ट्रांसफेरिन आपको CSF में देखने को मिलता है. ये स्पेसिफिक और सेंसिटिव है. बीटा टू ट्रेस प्रोटीन भी है. और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, MRI, इंट्राथिकल फ्लोरेसेंस स्टडी, CT सिस्टेनोग्राम और इंट्राथिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ जाती है. ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव है, लाइक बेड रेस्ट, एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड, स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करना है, अवॉइडेंस ऑफ नेजल ब्लोइंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग है. और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द मेनिंजाइटिस. एस्ट्राजोलामाइड यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द CSF फॉर्मेशन है. ओके, ठीक है. ये लंबर ट्रेन भी कर सकते हैं इनके साथ. सर्जरी में न्यूरो सर्जिकल एक्स्ट्रा क्रेनियल आ जाएगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल और ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच है. न्यूरो सर्जिकल इंट्राक्रेनियल, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच और ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच ही आ जाएगा. ओके. इसके बाद स्कल का फ्रैक्चर और टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. ये रट्टा मारना है कि लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ओ आ रहा है, तो इसमें ओटोरिया भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें टी भी आ रहा है. ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको टेगमेंट टिम्पैनिक टिम्पैनिक पेप्रिन की परफोरेशन भी देखने को मिलेगी. तो जो लॉन्गिट्यूडनल वाला ज़्यादा कॉमन है, पेराइटल ट्रॉमा की वजह से होता है. ओके, CSF ओटोरिया ज़्यादा होगा, टिम्पैनिक पेप्रिन की परफोरेशन भी होती है. फेशियल डैमेज इसमें नहीं होता, हेयरिंग लॉस इसमें देखने को मिलेगा. CSF ओटोरिया भी होगा, वर्टाइगो उसमें ज़्यादा होगा. ओके. इसके बाद है हम आ जाते हैं फेशियल फ्रैक्चर्स. ओके,